Good morning class. In today's class we will discuss social forestry. तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लें. अच्छा मैंने डाल रखी है social forestry. 1970 का मतलब कि फर्स्ट टाइम सोशल फॉरेस्ट्री टर्म, ठीक है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये टर्म है जो कि सबसे पहले यूज़ किया गया था 1970 में, ठीक है, तो याद रखिएगा. उसके अलावा जब हम सोशल फॉरेस्ट्री को देखते हैं तो इसमें और कई सारे टॉपिक आ जाते हैं, या सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर में कौन कौन से और टॉपिक हैं वो भी देख लेते हैं. सबसे पहला आता है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री. एग्रो फॉरेस्ट्री. दूसरा आता है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री. फिर आता है हमारा डिग्रेडेड फॉरेस्ट्री या डिग्रेडेड फॉरेस्ट. ठीक है, और लास्ट में आएगा हमारा एक्सपेंशन फॉरेस्ट. ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री सबसे पहले 1970 में यूज़ किया गया. इसके अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड एक्सपेंशन फॉरेस्ट आता है. अब देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री तो आपके सिलेबस में है तो इसको डिफाइन किया गया है, बाकी ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं दी गई हैं, तो मैं इनको ऐसे ही आपको एक बार ओरली बता देता हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ. रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री का मतलब है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर घूमने फिरने जंगलों में जाने दिया जाता है. ठीक है, इसके अंदर आपकी सेंचुरीज आ सकती हैं, इसमें आपके नेशनल पार्क आ सकते हैं. क्या है, लोग वहाँ पर मनोरंजन के उद्देश्य से जाते हैं. उनका मकसद क्या होता है, जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जानवर देखेंगे, फ़ोटोज़ खिंचाएंगे, यानी कि रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री. ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर लोगों को एंजॉय करने के लिए अवेलेबिलिटी हो, एक्सेस हो, उस तरह के फॉरेस्ट को हम रिक्रिएशनल फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं. डिग्रेडेड फॉरेस्ट मतलब ऐसी जगह या ऐसा फॉरेस्ट जो पहले बहुत बड़े एरिया में हुआ करता था और अब धीरे धीरे वो डिग्रेड हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसके पेड़ों की स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, उस तरह के फॉरेस्ट को हम डिग्रेडेड फॉरेस्ट में रखेंगे. और लास्ट आता है हमारा एक्सपेंशन फॉरेस्ट. अब डिग्रेडेड फॉरेस्ट को ही हम एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्यों भाई, ये डिग्रेड हो रहा है, हम इसमें और रीफॉरेस्टिंग करेंगे, एफॉरेस्टिंग करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे डिग्रेड वाला जो एरिया है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होता जाएगा. ठीक है, और फिर वो एक्सपेंशन फॉरेस्ट्री में आ जाएगा. दूसरे केस में कहीं पे ऐसी खाली जगह है, बैरन लैंड है, उसको थोड़ा सा फर्टाइल बनाने के बाद वहाँ पर हम प्लांटेशन कर दें, ट्री लगा दें, तो उससे भी एक्सपेंशन हो जाएगा फॉरेस्ट का. ठीक है, तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू. अब बचता है एग्रो फॉरेस्ट्री. अब इसको भी हम बता ही देते हैं तुरंत. एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये बना है दो टर्म से, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट या फॉरेस्ट्री. एग्रीकल्चर के साथ साथ जब हम फॉरेस्ट्री मतलब अब हम गेहूं उगा रहे हैं या वीट उगा रहे हैं तो साथ में बहुत बड़ा जंगल नहीं लग जाएगा. एग्रीकल्चर के साथ साथ हो सकता है ये हमारा एग्रीकल्चर का लैंड है, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ पेड़ लगा देंगे. आपने गांव वगैरह में देखा होगा, या आप ट्रेन या बस से कभी जाते होंगे तो आपने देखा होगा रास्ते में इस तरह के लैंड देखने को मिलेंगे जिनके चारों तरफ प्लांट्स या पेड़ लगे होते हैं. तो उस तरह के जो पेड़ हैं उनको हम एग्रो फॉरेस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं, सोशल फॉरेस्ट्री 1970 के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक ओवरव्यू, पॉइंट्स बाद में बताऊँगा कि जो हमारी सोशल फॉरेस्ट्री है ये टर्म लाया गया इसलिए ताकि जो गांव का रूरल एरिया है वहाँ पर फ्यूल वुड वगैरह की सप्लाई की जा सके. ठीक है, और दूसरा इस तरह की फॉरेस्ट्री से अवगत कराया जाए, अवेयर कराया जाए हमारे रूरल एरिया के लोगों को. तो उस मकसद से सोशल फॉरेस्ट्री स्टार्ट की गई थी. अब इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, यानी कि उद्देश्य क्या क्या हैं. पहला है कंजर्व सॉइल एंड वाटर. देखिए बार बार ये इंटरलिंक्ड है आपके पिछले चैप्टर से कि जब हम फॉरेस्ट लगाते हैं तो फॉरेस्ट
या जो ट्रीज़ हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो होल्ड करके रखती हैं हमारी सॉइल को, ठीक है, जिससे सॉइल का इरोजन रुक जाता है, यानी कि सॉइल कंजर्व हो जाती है। और जब सॉइल कंजर्व होती है यानी कि अपनी जगह पर फिक्स रहती है, तो जब कभी भी पानी बरसता है, रेनफॉल होती है, तो वाटर परकोलेट कर सकता है आसानी से, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाता है। तो इस केस में जब हम फॉरेस्ट लगाते हैं सोसाइटी के अंदर, तो हमारा सॉइल भी कंजर्व हो रही है और वाटर भी कंजर्व हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटाट। नेचुरल हैबिटाट या फिर इकोलॉजी को मेंटेन रखना। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम अपनी सोसाइटी के बीच में, मान लीजिए हमारे चारों तरफ घर हैं, घरों के बीच में एक बड़ा सा पार्क है, पार्क में हमने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, कितना अच्छा होगा। पहली बात तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल सही रहेगा, हमारे आसपास की हवा जो है वो प्योर रहेगी, साफ़ रहेगी। उसके अलावा जो पेड़ हैं उसके ऊपर फल भी लगेंगे, और फल लगेंगे तो फिर उस पर जो हमारी बर्ड्स हैं वो नेस्ट वगैरह बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए उस पर रहेंगी। तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, चिड़ियों का नेचुरल हैबिटाट यानी बर्ड्स का नेचुरल हैबिटाट मेंटेन कर रहे हैं, उनको रिक्रिएट करके दे रहे हैं कि भैया हमने आपसे काटा था, पहले आपके जंगल हमने काट दिए थे, लेकिन अब हम समझदार हो गए हैं, अब हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो हमने सोशल फॉरेस्ट्री को जन्म दिया है और अब हम फिर से पेड़ उगा रहे हैं ताकि आप आके रह सको। तभी ना आएंगी बर्ड्स, वरना आजकल बर्ड्स दिखती नहीं है हमारे आसपास, ठीक है। तो सेकंड क्या है, प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटाट। थर्ड, कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज। भैया देखिए, क्लाइमेट चेंज का मतलब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से है, ठीक है। जब हम पेड़ काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कौन करेगा, कोई नहीं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बढ़ जाएगा तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, सारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा, शहर के शहर डूब जाएंगे। मतलब धीरे धीरे जो हमारी ह्यूमैनिटी है, यानी जो ह्यूमन बीइंग है, वो अपने अंत की तरफ जाएगा, इसकी फिल्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन ज़्यादा तक, यानी ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा सालों तक अर्थ पर प्रॉपरली रह सकें, सर्वाइव कर सकें, तो हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है। हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ट्रीज़ को लगाकर, ए फॉरेस्ट कर और रीफॉरेस्ट करके। इसको रफ कर देते हैं, 3 पॉइंट हो गए हैं यहां पर आपके। नाउ फोर्थ पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन साइंटिफिक मैनर। देखिए, अगर हमें पेड़ों से लकड़ी चाहिए, जो कि हमें चाहिए होती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मैनर में हम कैसे लकड़ी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि गए और जाके पूरा पेड़ ही उड़ा दिया और फिर लेकर चले आइए, तो फिर गलत काम हो गया ना। पहली बात तो जो बहुत पुराने और बहुत बड़े पेड़ हैं, ठीक है, जिनकी जो मेन ट्रंक भी है, उसके अलावा जो ब्रांचेस है वो भी अच्छी खासी मोटी हो गई हैं, थिक हो गई हैं, तो हम अगर चाहते हैं, पहली बात तो पेड़ काटना गलत बात है, लेकिन फिर भी अगर हमें चाहिए तो हम उसकी ब्रांचेस को काटें, ना कि पूरे पेड़ को जड़ से ही काट दें, ठीक है। और जो पेड़ अभी बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए अपनी यंग एज में है, अभी वो और बड़े होंगे, उनको नहीं काटना चाहिए। तो मतलब साइंटिफिक मैनर में हमको किस तरह से फॉरेस्ट प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है लोगों को, उस बारे में भी ये सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो बात करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन फिर से रिपीट, रेजिंग द अंडरग्राउंड वाटर।
रेजिंग द अंडरग्राउंड वाटर, अगेन जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वाटर और सॉइल को कंजर्व करना है, तो ये वाटर वाले पॉइंट का ही एक्सप्लेनेशन है या एक्सपेंशन है कह सकते हो आप, कि अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। भाई तभी कर सकते हैं जब हम सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, और सॉइल होल्ड करने के लिए हमें पेड़ लगाना है। तो अल्टीमेटली हम जो पहुंचते हैं वो वहीं पहुंचते हैं कि सोसाइटी के बीच में हमको क्या करना है, फॉरेस्ट डेवलप करना है, ताकि हमारी सॉइल और वाटर दोनों ही कंजर्व हो जाएं। लास्ट में आता है हमारा 6 पॉइंट, टू हेल्प कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री। देखिए पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब फॉर एग्जांपल कैसे हम कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री को हेल्प कर सकते हैं। एक पेड़ होता है, मुझे उस पेड़ का नाम नहीं पता है, जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। उन पत्तों से क्या करते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाते हैं, या फिर आप जब पानी के बताशे खाते हैं तो आपने देखा होगा दोने में देते हैं, पत्तों का बना हुआ होता है वो। तो डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने का जो कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसका रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी किस पर है, फॉरेस्ट पर है। तो जब हम फॉरेस्ट लगाएंगे तो हम एक तरह से डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं किसको, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री को, ठीक है। तो ये जो 6 पॉइंट हैं ये आपके सोशल फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स थे। बाकी आप याद रखिएगा 1970 में पहली बार आई थी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे टर्म देखेंगे जो कि सोशल फॉरेस्ट्री से ही निकले हैं, और बताएंगे कि उनके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।